नमस्कार। एक दौर था जब ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था और इसमें हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी और केरल का बड़ा योगदान था। केरल से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था और आज सरकार देश की आर्थिक ताकत के उस चैनल को और मजबूत करने के संकल्प के साथ काम कर रही है, जिससे भारत के कोस्टल स्टेटस, पोर्ट सिटीज़ और विकसित भारत की ग्रोथ का ये सब अहम सेंटर बनेंगे। ये विश्वास दिलाया पीएम मोदी ने केरल के लोगों को और साथ ही किया विंझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण भी। इसके बाद पीएम ने आंध्र प्रदेश का भी दौरा किया और अमरावती में किया हजारों करोड़ के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। और आज हम चर्चा करेंगे इसी पर। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित भारत का पहला कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह विंझिजम राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए तैयार है। यह भारत के एकीकृत दृष्टिकोण के तहत समुद्री क्षेत्र में किए जा रहे परिवर्तनकारी प्रगति का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इसके संचालित होने से देश के राजस्व को होने वाले नुकसान की बड़े पैमाने पर भरपाई भी संभव हो पाएगी। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विंझिजम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत के हजारों वर्ष की समृद्धि का जिक्र किया और कहा, केंद्र सरकार देश के आर्थिक चैनल को मजबूत करने का काम कर रही है। केरला से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। भारत के कोस्टल स्टेट, हमारी पोर्ट सिटीज विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर बनेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। पीएम मोदी ने कहा, बंदरगाह अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का एहसास तब होता है जब बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता दी जाती है और बढ़ावा दिया जाता है। पोर्ट इकोनॉमी की पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। रणनीतिक महत्व वाले विंझिजम बंदरगाह को एक प्रमुख प्राथमिकता वाली परियोजना के रूप में पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बंदरगाहों की क्षमता को 2 गुना कर दिया गया है और जल मार्गों का 8 गुना विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आज देश के 2 बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शुमार करते हैं। इसके अतिरिक्त लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर
भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत अब गर्व से वैश्विक जहाज निर्माण में शीर्ष 20 देशों में शामिल है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देश की आर्थिक ताकत और जिस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने का प्रयास और ये जो कैपेसिटी है इसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा और किस तरह से आर्थिक विकास की इससे राह निकलती हुई दिखाई देती है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। शिशिर सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पी पुलाराव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। पुलाराव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट है बेहद अहम है। उन्होंने बताया कि किस तरह से समृद्धि में जो हमारे मैरीटाइम कैपेसिटी थी वो बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और समृद्धि के उसी दौर को अब वापस लाया जा रहा है। तमाम जिस तरह की परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उसके साथ ही आज ये जो पोर्ट है जिसका प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया है, ये अपने आप में कितना अहम हो जाता है इस पूरी विकास यात्रा में? ये बड़ा डेवलपमेंट है। प्रधानमंत्री जी भी बताया, अभी 75% ट्रांसशिपमेंट दूसरे देश में हो रहे हैं भारत का कंटेनर ट्रैफिक। अभी ये 75% भारत देश को एक बड़ा परसेंटेज आ जाएगा और रेवेन्यू भी इंक्रीज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट। इतना बड़ा देश है, 10,000 15,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, लेकिन एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अभी तक नहीं है। ट्रांसशिपमेंट में इतना स्पेशलाइज शिपिंग एक्टिविटी है, मैरीटाइम एक्टिविटी है, उनका ऑफशूट्स भी बहुत बड़ा होते हैं, एक्स्ट्रा इंडस्ट्रीज आते हैं, वो सारे इकोसिस्टम केरला में डेवलप होते हैं। और देश की एक बड़ा स्टेप है, 8,500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सारा कोऑपरेट किया। और दक्षिण के एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, हमारे कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी भी ज्यादा हो जाएगा, कोस्टल बिजनेस भी इंक्रीज होते हैं कि दूसरे हार्बर से भारत देश से कंटेनर्स यहाँ आ जाएगा ट्रांसशिपमेंट के लिए। सो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। और इंटरेस्टिंगली ये स्टेट सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर का कोऑपरेशन के कारण से इतना बड़ा डेवलपमेंट हो गया। सो प्रधानमंत्री जी और केरला स्टेट का मुख्यमंत्री और सेंट्रल गवर्नमेंट सारा का प्राइवेट सेक्टर, ये सारा का कंट्रीब्यूशन है और एक अच्छा मॉडल है फ्यूचर के लिए। ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस का जगह नहीं है, देश का विकास मोस्ट इम्पोर्टेंट, या आगे हम देख रहे हैं। बिल्कुल। शिशिर जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अब तक 75% जो ट्रांसशिपमेंट है वो अब तक विदेशी पोर्ट्स पर होता था, वो अब देश में होगा और एक तरह से इसे एक हब बनाने की भी तैयारी की जा रही है। अपने आप में कितना बड़ा ये डेवलपमेंट देखते हैं और कितना फ़ायदा इससे राज्य को तो होगा ही, भारत की विकास यात्रा में भी योगदान मिलेगा? सबसे पहले दर्शकों के लिए समझना जरूरी है कि ट्रांसशिपमेंट आखिरकार होता क्या है। जी। होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा मालवाहक जहाज है, उसके लिए अगर आपके पास बंदरगाह में क्षमता नहीं है तो वो किसी दूसरे बंदरगाह पे थोड़े समय के लिए सामान की अनलोडिंग करते हैं, फिर वहां से किसी छोटे पे सामान को लादा जाता है और फिर उसे अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। अब चूंकि भारत में ट्रांसशिपमेंट के लिए उस तरह के बंदरगाह नहीं है, चूंकि ज्यादा 3/4 मतलब समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ट्रांसशिपमेंट विदेशों से होता था, फिर वहां से छोटे जहाज के जरिए हमारे तक पहुंचता था, तो उसकी लागत बढ़ जाती थी और लागत बढ़ने की वजह से उसका नुकसान जो है यहाँ पर उठाना पड़ता था। तो एक तरफ आपको ज्यादा खर्च देना पड़ रहा है और दूसरी तरफ उपभोक्ता के लिहाज से सोचिए तो उसके लिए लागत बढ़ रही है। ये दोनों पे आप नियंत्रण पा पाएंगे अगर आपके पास अपना ट्रांसशिपमेंट सी पोर्ट होगा। तो ये जो विजिनियम का जो ये सी पोर्ट है, ये इसी मकसद से बनाया गया है कि बाहर से बड़े मालवाहक जहाज जो हैं वो यहाँ पर आ सके और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में उनको सामान को पहुंचाया जा सके। इसका एक पहलू तो ये हुआ। दूसरा पहलू ये है कि जब आपके पास बड़े मालवाहक जहाज आएंगे, बड़ी मात्रा में आपके पास सामान पहुंच सकते हैं, आपके लिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना होगा और इसका सीधा सीधा असर हमारे लॉजिस्टिक इंडेक्स पे पड़ेगा। तो यानी कि हम लॉजिस्टिक इंडेक्स में थोड़े ऊपर पहुंचेंगे और इससे हमको अपने अलग अलग जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनसे भी मदद लेने में जो है वो हमको मदद जो है एक सपोर्ट मिलेगा। तो ये इस पूरे बंदरगाह को हमें इस नज़रिए से, इस सी पोर्ट को इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। पुलाराव जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो आर्थिक विकास तो है ही, रणनीतिक रूप से भी ये जो पोर्ट है ये काफ़ी अहम है। कैन यू रिपीट इट?
स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। और जब हम यहाँ के आर्थिक विकास की बात करते हैं, कोस्टल स्टेटस की बात करते हैं, उसमें कितना इजाफा होगा जब विभिन्न प्रकार के जो व्यापार हैं यहाँ पर शुरू होंगे, ट्रेड यहाँ पर और ज़्यादा होगा, और इसके साथ ही जो रोज़गार के अवसर हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए खुलेंगे। जितना तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होते, इतना बड़ा देश का ये पहले बार ऐसा पोर्ट है। ये हमारे इतना 70 इयर्स के बाद भी ऐसा पोर्ट नहीं है। ट्रांसशिपमेंट दूसरे देश के जाने कर रहे, ये बड़ा लैप्स है हमारे शिपिंग पॉलिसी में और मैरीटाइम इंडस्ट्री में। ये रेक्टिफाई हो गया अभी। ये आप देखिए, अभी सब लोग सरप्राइज हो रहे हैं। अभी तक हमारे कंटेनर्स जाके दूसरे देश में छोटे शिप में जाके वहाँ ट्रांसशिप हो रहे हैं। एक डीप वाटर पोर्ट भी डेवलपमेंट नहीं हुआ बंदर का। सो सारा ये अच्छा एग्जाम्पल है। अब मैं सोच रहा हूँ अभी ईस्टर्न कोस्ट में भी वहाँ भी ऐसा पोर्ट एक डेवलप हो जाएगा, क्यों है एशिया के उस साइड में भी मौका है। और क्या होते हैं साइड का छोटा छोटा देश में भी और दूसरे देश में भी यहाँ आके ट्रांसशिपमेंट हो जाएगा। सो ये ट्रेड रूट में केरला भी है, केरला अरब देशों से एशिया के लिए ये रूट में भी है, केरला ट्रेडिशनली भी है। तो प्रधानमंत्री वो भी मेंशन किया था पहले, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से ये केरला का कंट्रीब्यूशन। सो ओवरऑल देखते हैं ये बड़ा डेवलपमेंट है, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है, सारा डेवलपमेंट है। हमारे कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम भी नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज का, एक्सपोर्ट का, और सर हमारे मित्र भी बताया ये कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स भी कम होते, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होते। सो ओवरऑल एक बड़ा स्टेप है और देश रिकग्नाइज हो रहे हैं। और मैं पहले भी एक बताया, ये कोऑपरेशन है एक स्टेट सेंटर प्राइवेट सेक्टर। सो ये एक अच्छा यूनिक मॉडल है, ये आगे जाएगा मैं सोच रहा हूँ। बिल्कुल यूनिक मॉडल है। शिशिर जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर हम देश में वाटरवेज की बात करते हैं 8 गुना का विस्तार है और ग्लोबल पोर्ट्स में भी जो है भारत की संख्या जो है वो ठीक ठाक है, और अगर ग्लोबल शिप बिल्डिंग की बात करते हैं तो टॉप 20 देशों में भारत का नाम आता है। इसके साथ ही अगर हम ग्लोबल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो उसमें इसका कितना अहम योगदान होगा, क्योंकि अगर हम G20 समिट में भी देखते हैं तो बड़े देशों के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर जो सहमति बनी थी उसका कितना मजबूत आधार जो है ये बनता हुआ दिखाई देता है। कि अगर आप भारत की जो तटीय स्थिति है उसको देखें और जिस तरीके की हमारे पास अलग अलग क्षेत्र में, देखिए एक तरफ पूर्वी क्षेत्र भी है, एक तरफ का दक्षिणी क्षेत्र भी है और एक तरफ आपका पश्चिमी क्षेत्र भी है। 3 आपके पास रास्ते बनते हैं जहां पर समुद्र के रास्ते सामान कहीं से भी लाया जा सकता है और देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर पूर्वी क्षेत्र से दक्षिण में लाना हो या पश्चिम में लाना हो वो भी काफी आसान हो जाता है। तो एक तरफ आप विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने की बात करते हो, दूसरी तरफ अंतर जो देशीय व्यापार है उसको भी बढ़ावा मिलता है समुद्री रास्ते के जरिए, और कई जगहों पर ये हो भी रहा है। तो एक पहलू तो आपका यह है कि आपके दोनों व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा मिलता है। दूसरा, अगर आपका बंदरगाह विकसित होता है, अगर आपके पास लार्ज शिपमेंट्स आते हैं तो इससे नौकरियों के अच्छे मौके बनते हैं, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में शीफेयरर्स कहते हैं, यानी कि आप जिसको नाविक कह सकते हैं, क्रूज कह सकते हैं। और अगर आप देखें संख्या देखें जो प्रधानमंत्री ने जिसका जिक्र किया कि 2014 में इनकी संख्या लगभग 1.25 लाख थी और अब करीबन 3.25 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। तो जितने ज्यादा आपके बंदरगाह विकसित होंगे उतने ज्यादा नौकरियों के भी मौके बनेंगे, जो कि अलग अलग देशों में भी जाकर के अपना काम कर सकते हैं, और दूसरे देश के लिए जो संपर्क बनाने की बात है वहां पर कारोबार बढ़ाने का रास्ता भी जो है वो बन सकता है। तीसरा जो आपने अहम पहलू बात की कि G20 की बैठक में जो चर्चा हुई थी कि किस तरीके से अलग अलग देशों के बीच में एक संबंध मजबूत हो व्यापारिक नजरिए से, तो आपको ये भी समझना है कि हमारा जो पूरा दक्षिण एशिया का पूरा क्षेत्र है वहां पर इन देशों के लिए हम ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे तो हमारे लिए एक अतिरिक्त कमाई का भी जरिया बनेगा। तो इन सारे पहलुओं को अगर ध्यान में देखें तो ये विजिंजम का बंदरगाह बना है, शायद ये एक पहली सीढ़ी है। इसके बाद हम इस तरह के कई जो है हम सीपोर्ट बनते हुए देखेंगे। बिल्कुल, इस तरह के जो है कई सीपोर्ट्स और भी बनते हुए दिखाई देंगे। पुलाराव जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कितनी मांग थी, क्योंकि आप ही बता रहे हैं कि काफ़ी समय से इसकी एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी और अभी तक ये नहीं हो पाया था। PPP मॉडल पर ये आधारित है, कितना फ्यूचर रेडी इसको बनाया गया है? अच्छा, और एक थोड़ा मैं डाइग्रेस कर रहा हूँ।
ये इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्यों है? देखिए, चाइना अभी पेरू जाके दक्षिण अमेरिका में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया, पेरू, टोटली डिफरेंट एरिया में। क्यों? ये एक स्टेप है। ऐसा पोर्ट से टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ भी आते हैं, मॉडर्नाइजेशन होते हैं। आपको 40 साल का पहले मारुति आया, सुजुकी मारुति, उस समय से टोटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का टोटल चेंज हो गया। सो एक बड़ा एग्जाम्पल है। और मैं पहले बताया, ये मॉडल है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। यह आगे जाएगा। अभी पीपी मॉडल है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। यह डेवलपमेंट होने के लिए आप नया मॉडल्स चाहिए। और ये स्टेट का भी कोऑपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, एक प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, ये बड़ा एग्जाम्पल है। आज ये क्या तस्वीर देख रहे हैं, इसमें बड़ा मैसेज भी है। हमारे देश के लिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस पीछे जाओ, डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ये बड़ा मैसेज है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए एक लो कॉस्ट, हाई एफिशिएंसी चाहिए। चाइना देखिए, इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रेवोल्यूशनाइज किया था, इससे इकोनॉमी स्ट्रांग हो गया। हम स्पेशलाइज करने का समय आया। या ओल्ड मॉडल्स में जाएगा, आगे नहीं जा सकते। इंडिया डेवलप्ड नेशंस के हाई इनकम कंट्री होने के लिए ये एक स्टेप है। हम अभी मिडिल इनकम में हूँ भारत देश। मिडिल इनकम से हाई इनकम जाने के लिए ऐसा डेवलपमेंट्स चाहिए, ऐसा पोर्ट्स चाहिए। और लेटेस्ट मॉडल्स इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करेगा, ये एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया। क्यों है? स्टेट गवर्नमेंट लैंड दे सकते, कोऑपरेशन दे सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट का दूसरे रोल है और प्राइवेट सेक्टर का रोल है। जब नया मॉडल हम क्या देख रहे, वो आगे जाएगा। क्यों है? एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेशन चाहिए, फास्ट डेवलपमेंट्स चाहिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस अपने आप में ये बड़ा संदेश है कि किसी भी क्षेत्र में भारत जो है वो पीछे नहीं है और लगातार जो नई संभावनाएं हैं उन्हें मजबूत किया जा रहा है। और जो हमारी पुरानी विरासत है उसे, उस गौरव को वापस लाया जा रहा है और आधुनिक विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीजी न्यूज़ के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश को भी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का उपहार दिया। पीएम ने अमरावती में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया, उनमें आंध्र प्रदेश में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन शामिल है। पीएम ने 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और एक रेलवे परियोजना की आधारशिला भी रखी। साथ ही प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे संबंधी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें विधानसभा, उच्च न्यायालय, सचिवालय, प्रशासनिक भवन और 5200 से अधिक परिवारों के लिए आवासीय इमारतें शामिल हैं। इस पर 11,240 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पीएम ने आंध्र प्रदेश के ही नागायलंका में लगभग 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखी। इसमें लॉन्च सेंटर, तकनीकी उपकरण सुविधाएं, स्वदेशी रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणाली शामिल होंगे, जो देश की रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विशाखापत्तनम के मथुरवाड़ा में पीएम एकता मॉल की आधारशिला भी रखी। रोजगार और ग्रामीण कारीगरों के सशक्तिकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। इंद्रलोक की राजधानी का नाम अमरावती था और अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये स्वर्ण आंध्र के निर्माण का भी शुभ संकेत है। स्वर्ण आंध्र विकसित भारत की राह को मजबूत करेगा और अमरावती स्वर्ण आंध्र के विजन को ऊर्जा देगी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पुलराव जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से स्वर्ण आंध्रा की बात की और ये कहा कि आंध्रा भी विकसित भारत के योगदान में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाएगा और जिस तरह की ये परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला रखी गई, जिनका लोकार्पण किया गया, ये अपने आप में कितनी अहम है, कितनी ज़रूरत थी और कितनी मजबूती लाते हैं अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों की भी बात करते हैं। आप एक यूनिक फैक्टर है आंध्र प्रदेश का, ये चारों जो 4th टाइम स्टेट बनाया, पहले ये मद्रास स्टेट में है, 53 में आंध्र प्रदेश बनाया, कर्नूल कैपिटल हो गया, पहले मद्रास कैपिटल, कर्नूल कैपिटल, उसके बाद 1956 में हैदराबाद तेलंगाना और आंध्रा हैदराबाद कैपिटल हुआ। सो अभी 4th टाइम सेपरेट हुआ भारत देश में, ऐसा सिचुएशन नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो एक नया कैपिटल बना रहा हूँ, इसके लिए 60,000 करोड़ कुछ भी आज प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किया था। सो बड़ा यहाँ भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों भी यूनिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी कर रहे हैं यहाँ डेवलपमेंट के लिए, वर्ल्ड बैंक का फाइनेंस आ रहे। मैं पहले भी बताया वो पोर्ट के लिए ऐसा किया था, अभी भी यह कैपिटल डेवलपमेंट के लिए 4 पार्टनर्स है, इंटरनेशनल एजेंसीज, बैंक्स है, आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर है। सो एक बड़ा नया मेट्रोपोलिस बनाने के लिए ये कोशिश कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश में, और मैं हिस्ट्री में 60-70 ईयर्स में कैपिटल नहीं है आंध्र प्रदेश को, तो ये सारा बहुत वेलकम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली एक नया स्टेट के लिए, सारा नया इंस्टीट्यूशंस भी। बिल्कुल, समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं तो उसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। शिशिर, हम आपसे समझना चाहेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं और इनमें तमाम ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को भी दिखाते हैं। ये अपने आप में एक कितना नया अहम कदम है और किस तरह की एक, जिसे कह सकते हैं, विकास की नई रणनीति भी है। की ओर से जो बयान जारी किया गया उसके मुताबिक लगभग 58,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की जो है वो बात की गई है, जिसका शिलान्यास कह लीजिए वो किया गया है। आपको एक बात समझना रमा कि जब कभी भी बुनियादी ढांचे पे खर्च होता है ना, उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि जब आप 1 रुपया खर्च करते हो उसका फायदा कितना होता है, वो 4 रुपए का फायदा हो जाता है। और ये बाकायदा एक स्टडी में भी ये बात साफ हो चुकी है। तो एक जब नए राजधानी की कल्पना की गई है, एक नई राजधानी का विकास हो रहा है, उसमें जब इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं की चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है उसका इम्पैक्ट जो है, जो आपको असर जो है, जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं उसके कई गुना ज्यादा होंगे। दूसरी बात यह है कि आज के समय में जब कभी भी हम लोग बात करते हैं कि हमें 2030 में $5 ट्रिलियन या 2033 में $60 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन और फिर 2047 तक हमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है, तो उसमें हर राज्य की विकास की बात हमें करनी होगी, चाहे वो छोटे राज्य हो, चाहे वो बड़े राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो। आज आप दोनों देखिए, केरल की बात हो चाहे आंध्र प्रदेश की बात हो, इन दोनों राज्यों के विकास का फायदा जो है वो हमारा जो लक्ष्य है 5, 7, 10 और विकसित भारत का, उसको हासिल करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो जो आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो 58,000 करोड़ रुपया यहाँ का हो या 8,800 करोड़ रुपया केरल का हो, उन सब का आप मल्टीप्लायर इम्पैक्ट देखिए, रोजगार के मौकों का देखिए और लंबे समय पर 5 साल, 10 साल, 15 साल में वो कितना ज्यादा आपको फायदा दे सकते हैं। ये सब मिला जुला करके देखेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है उसको हासिल करने में हमें मदद मिलेगी। बिल्कुल। पुल्लाराव जी, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम जब हम विकास परियोजनाओं की बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी के संदर्भ में आपसे जानना चाहेंगे, आंध्र प्रदेश के नागायलंका में ही लगभग 1,460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला भी रखी गई। ये अपने आप में तकनीकी दृष्टि से, तकनीकी रूप से समृद्ध होने की और वहाँ पर लोगों को समृद्ध करने की भी और रक्षा क्षेत्र में भी विकास की कितनी महत्वपूर्ण पहल, इसको समझा जाए। ऑलरेडी आंध्र प्रदेश का ये रॉकेटरी स्पेस का बड़ा रिलेशनशिप है श्रीहरिकोटा, ये नया नहीं है और एजुकेशन भी ज़्यादा है, ये बड़ा रिलेवेंट है। आंध्र प्रदेश एक आइडियल साइट है, बड़ा टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस आंध्र प्रदेश के देते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और लोकल एजुकेटेड यूथ का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये विदेश जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आते और सेंसिटाइजेशन भी होते हैं साइंस और डिफेंस के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, वहाँ रूरल एरियाज में हो रहे हैं ऐसा डेवलपमेंट। सो ये भी एक बड़ा माइंडसेट, हमारे माइंडसेट का एक एक्स्ट्रा बाउंस आते हैं। देखिए, आप देखो इसरो और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का वेरी स्मॉल टाउन से ज़्यादा लोग आते हैं,
वो टेक्निकल बैकग्राउंड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस, मिसाइल सेंटर्स एक एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं। ये देश को टेक्नोलॉजी को वाइड स्प्रेड सेंसिटाइजेशन में बोला, सबको मालूम हो जाएगा, ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं। और एक याद, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर, भारत देश का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है हमारे टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, पुलाराव जी जिस एक्स्ट्रा पुश की बात कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे? तो तमाम विकास परियोजनाएं हैं जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने आज रखी और उनका लोकार्पण भी किया, और अपने आप में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का दौरा, जिसे कहा जा सकता है कि विकास की दशा और दिशा में एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।